आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी शर्लॉक होम्स सीरीज़ की अगली कहानी द एडवेंचर ऑफ द ग्रीक इंटरप्रेटर। कहानी की शुरुआत होती है जब वॉटसन ये जान के बहुत आश्चर्यचकित होता है कि शर्लॉक होम्स का एक सगा बड़ा भाई भी है जिसका नाम माइक्रॉफ्ट है। वॉटसन को हमेशा यही लगता था कि शर्लॉक होम एक अनाथ है और इसीलिए उसे परिवार में और संसार में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन बताता है शर्लॉक कि उसके बड़े भाई ने उसे किसी काम से बुलाया है, जिसे मिलने के लिए ये वॉटसन और शर्लॉक जाते हैं डायोजेनिस क्लब में। डायोजेनिस क्लब अपने में एक अनोखा क्लब है जहाँ पर जो भी आदमी आता है, जो मेंबर है उस क्लब का, वो किसी से बातचीत नहीं कर सकता। यहाँ पर सब ऐसे ही मेंबर्स हैं जिन्हें एकाकी जीवन व्यतीत करना पसंद है। सब क्लब में आते हैं, अपनी अपनी जगह पे बैठ के या तो पेपर पढ़ते हैं या किताबें पढ़ते हैं और चुपचाप उठ के चले जाते हैं। कोई किसी से कोई भी इंटरेक्शन नहीं रखता। वॉटसन देखता है कि जो माइक्रॉफ्ट हैं वो खासकर शर्लॉक से काफ़ी स्थूल हैं, काफ़ी हेवी हैं देखने में, लेकिन उनका दिमाग बिल्कुल शर्लॉक की तरह ही तेज़ है। उनकी जो पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, रीजनिंग है, ये शर्लॉक की तरह ही तेज़ है। एक पुलिस इंस्पेक्टर वहाँ आता है और उसे देख के शर्लॉक और माइक्रॉफ्ट में जैसे कंपटीशन हो जाता है और दोनों उसके बारे में इतना कुछ डिडक्ट कर लेते हैं कि वॉटसन का सर चकरा जाता है। शर्लॉक और माइक्रॉफ्ट ये तक बता देते हैं कि वो पुलिस इंस्पेक्टर कहाँ पोस्टेड था। हाल में ही उसकी पत्नी की मृत्यु हुई है। उसके 2 बच्चे हैं, एक छोटा है एक बड़ा है। वॉटसन देखता है कि लैक ऑफ एनर्जी की वजह से माइक्रॉफ्ट जो हैं वो एक डिटेक्टिव नहीं बन पाए, लेकिन उनका दिमाग इक्वली शर्लॉक की तरह ही तेज़ है। खैर, माइक्रॉफ्ट बताते हैं शर्लॉक को वो वजह जिसकी वजह से उन्होंने दोनों को यहाँ बुलाया है। एक ग्रीक इंटरप्रेटर है, एक ग्रीक आदमी है जिसका नाम है मिलास हेरल्ड। वो माइक्रॉफ्ट के पास आया था उनकी मदद मांगने के लिए। वो बहुत डरा हुआ है और वो एक ऐसी बात जानता है जिससे उसकी जान पे खतरा तक हो सकता है, लेकिन वो फिर भी ये बात शेयर करता है माइक्रॉफ्ट से। मिलास हेरल्ड बताता है अपनी कहानी कि मंडे की शाम को, वो वेडनेसडे को आया था माइक्रॉफ्ट के बाद, मंडे की शाम को एक आदमी उससे मिलने आता है जिसका नाम लैटिमर है। वह उससे बताता है कि कुछ ग्रीक बिजनेसमैन उससे मिलने के लिए आए हुए हैं, इसीलिए उसे हेरल्ड की मदद की ज़रूरत है ग्रीक इंटरप्रिटेशन कराने के लिए। लैटिमर जिस बग्घी में उसे लेके जाता है हेरल्ड को, वो बग्घी काफ़ी बड़ी, काफ़ी आलीशान थी, लेकिन थोड़ी देर बाद ही हेरल्ड को कुछ अजीब सा लगने लगता है उस बग्घी में, क्योंकि उस बग्घी की जितनी भी खिड़कियां थी उन पे कागज़ चिपका के उनको सील कर दिया गया था, जिससे बाहर का एक भी दृश्य हेरल्ड को दिखाई ना दे। वो ये ना जान पाए कि ये लैटिमर जो है उसे किधर लेके जा रहा है। हेरल्ड इस चीज़ के लिए सवाल उठाता है कि क्यों बग्घी की खिड़कियां ऐसे बंद कर दी गई हैं। तो लैटिमर अपने बैग में से एक भारी सा डंडा निकालता है जिसे ब्लडगियन कहते हैं। वो डंडा जो होता है वो काफ़ी मोटा और भारी होता है और अगर किसी को उससे एक वार भी कर दिया जाए तो उसकी मृत्यु तक हो सकती है। हेरल्ड यह देख के काफ़ी डर जाता है और फिर वो लैटिमर से कोई भी प्रश्न नहीं करता। थोड़ी ही देर में वो लोग, थोड़ी देर क्या 2 घंटे के बाद ये लोग एक बड़े से घर के पास रुकते हैं। शाम ढल चुकी है और उस घर के बाहर बहुत मध्यम प्रकाश है। देखता है हेरल्ड कि उस घर के आसपास कोई भी ऐसी रोड कौन सी है, ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है। वो बहुत कोशिश करता है जानने की कि वो किस जगह पे आया है, लेकिन उसे मालूम नहीं पड़ता। घर में जब वो घुस रहा था तब उसकी मुलाकात एक अजीब से कॉमेडी टाइप के आदमी से होती है जो हंस हंस के और रुक रुक के तुतला के बोल रहा है। उसका नाम विल्सन कैंप है। वो बार बार कह रहा है हेरल्ड से कि वो उसकी मदद कर दे, लेकिन उनकी जो मुलाकात है उसके बारे में अगर उसने किसी को भी बताया तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। हेरल्ड जान चुका था कि एक तरह से लिटरली उसका किडनैप हो चुका है और वो कुछ गलत लोगों के चक्कर में फंस चुका है। जब ये घर के अंदर जाता है, घर के अंदर काफ़ी आलीशान घर है, वो काफ़ी बड़ा है, उस पर अच्छे बड़े जापानीज सोफ़े पड़े हैं, काफ़ी मुलायम कालीन है और लेकिन प्रकाश बहुत मध्यम है। तब वहाँ पर ये लोग एक पतले दुबले आदमी को लेकर आते हैं अंदर। वो आदमी जो है वो ग्रीक है
और उसके पूरे चेहरे पे सफ़ेद रंग का प्लास्टर लगा दिया गया है, उसके ओंठ को सील कर दिया गया है, लेकिन उसकी जो आँखें हैं उसमें काफ़ी दम है। शरीर से तो आदमी बहुत कमज़ोर हो चुका है, लेकिन उसके आत्मविश्वास में कमी नहीं है। उसको ज़मीन पे उन लोग डाल देते हैं और कहते हैं हैरोल्ड से कि तुम्हें इसी से कुछ प्रश्न करने हैं। हैरोल्ड उस आदमी से बारी बारी प्रश्न करता, वो प्रश्न जो लैटिमर उसे पूछने के लिए कह रहा था, और सिर्फ उस आदमी के हाथ खोल दिए गए थे, उसे एक चौक और स्लेट दी गई थी। ग्रीक में वो उसके उत्तर लिख लिख के देता हैरोल्ड को। बार बार उससे यही प्रश्न पूछने को कहा जा रहा था हैरोल्ड से कि वो पूछे उस आदमी से कि क्या वो उन कागजात पे साइन करेगा, और वो आदमी बार बार कह रहा था नहीं, वो साइन नहीं करेगा। फिर वो उससे प्रश्न करते कि क्या वो उनकी बात मानेगा, वो कहता कि नहीं, वो कभी भी अपनी बहन की शादी नहीं होने देगा। अगर शादी होनी भी है तो ऐसे प्रीस्ट के सामने होगी, ग्रीक प्रीस्ट के सामने जिसे वो जानता हो। धीमे धीमे हेरल्ड को लगने लगता है कि ये जो बेचारा आदमी है इसको इन लोग काफ़ी परेशान कर रहे हैं और गलत तरीके से किसी पेपर पे साइन कराना चाहते हैं, और शायद इसमें कोई लड़की भी इन्वॉल्व है। डरते डरते हेरल्ड चुपचाप से एक शैतानी वाला काम करता है। ये जो ग्रीक में प्रश्न उससे करता था उसके साथ ही ये छोटा सा प्रश्न और ऐड कर देता है। ये समझ जाता है कि ये जो आदमी दोनों हैं, लैटिमर है और जो विल्सन कैंप है, ये दोनों ग्रीक का ABC भी नहीं जानते। इसीलिए वो धीमे धीमे कुछ प्रश्न उस आदमी से करता है, जैसे कि वो पहले उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर, तुमको ये लोग किस तरह से परेशान कर रहे हैं। तो वो आदमी बेचारा बताता है कि इसको भूखा रखा जा रहा है, इसे खाना नहीं दिया जा रहा। फिर वो कहता है कि तुम साइन क्यों नहीं कर दे रहे हो, तुम साइन नहीं करोगे तो ये तुमको परेशान करते रहेंगे। तो फिर वो आदमी कहता है कि वो मर जाएगा लेकिन कभी भी उन पेपर्स पे साइन नहीं करेगा। अब हेरल्ड उससे धीरे से उसका नाम पूछता है, तो वह आदमी बताता है उसका नाम पॉल क्रैटिडस है। वह उससे पूछता है कि क्या वो इस जगह का नाम जानता है जहाँ पर वो रुका हुआ है। तो वो आदमी कहता है कि नहीं, वो लंदन में सिर्फ 3 हफ्ते से है, इसीलिए उसे इस जगह का नाम नहीं पता। वो ये सब कुछ लिख के स्लेट पे उसको दे रहा था। अब ये हेरल्ड कहता है कि वो उससे बहुत कुछ जान सकता था, लेकिन तभी वहाँ पर एक लड़की अंदर आती है और वो कहती है विल्सन से कि अब मैं बहुत दिनों तक ऊपर कैद होके नहीं रह सकती। ऊपर है ही कौन। इतना देखते ही जैसे ही वो पॉल को देखती है वो चीख पड़ती है। हालांकि पॉल के चेहरे पर प्लास्टर था, लेकिन तब भी वो अपने प्यारे भाई को पहचान लेती है और वो पॉल कह के उसे गले लग जाती है। पॉल भी बहुत इमोशनल हो जाता है अपनी बहन को देख के, और वो कहता है सोफ़ी, और किसी तरह अपने मुंह से वो बैंडेज निकाल के फेंकता है। पॉल बहुत कमज़ोर हो चुका है, वो लोग इसको भूखा रख रहे हैं। सोफ़ी भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है अपने भाई को इस तरह से देखकर। तब तक में वो जो आदमी था विल्सन, वो पकड़ के वो सोफ़ी को अलग ले जाता है। पॉल बेचारा चिल्लाता रहता है और तुरंत हेरल्ड से कहा जाता है कि अब तुम जा सकते हो, तुम्हारा काम पूरा हो चुका। बग्घी में बिठा के उसे कुछ दूरी पे ही वैंड्सवर्थ स्टेशन नाम की जगह पे उतार दिया जाता है और उसे कुछ पैसे भी दिए जाते हैं उसके इस काम के लिए। हेरल्ड कहता है मेनक्रॉफ्ट से कि अगर कुछ देर तक और वो लड़की जो थी वहाँ पर ना आती सोफ़ी, तो फिर शायद वो कुछ और पता लगा सकता था उस आदमी पॉल से। शर्लॉक बताते हैं कि ज़रूर ऐसा कुछ प्रॉपर्टी का चक्कर है इसके भाई का, जिसके ऊपर साइन करने के लिए लोग फोर्स कर रहे हैं, और शायद उसकी बहन को भी इन लोगों ने बंदी बना के रखा है। ये भाई बहन दोनों जो हैं एथेंस शहर के रहने वाले हैं और दोनों ही ग्रीक हैं, और वो जो बहन इसकी सोफ़ी थी वो थोड़ी बहुत इंग्लिश जानती थी। इधर माइक्रॉफ्ट जो थे वो पेपर में इश्तिहार दे देते हैं सोफ़िया के बारे में कि अगर सोफ़िया को कोई भी जानता हो, कुछ भी उसके बारे में हो खबर, तो वो उसको कांटेक्ट करें माइक्रॉफ्ट को। सोफ़िया लगभग 2 हफ्ते से लंदन में थी। हो सकता है किसी ने उसे देखा हो विल्सन के साथ, हो सकता है शायद कोई खबर आए, और अंधेरे में चलाया हुआ यह तीर अच्छा साबित होता है। और थोड़े ही दिनों के बाद उन्हें एक चिट्ठी आती है, उसमें मालूम पड़ता है कि बेकेनगम नाम की एक जगह पर एक घर है जिसका नाम है द मर्टिस। वहीं पर इस लड़की को कैद करके रखा गया है और शायद वहीं पर उसका भाई पॉल भी कैद है।
वहीं पर उस ग्रीक इंटरप्रेटर को बुलाया गया था। लेकिन ऐसे ही किसी के घर में पुलिस को लेके घुसना ठीक नहीं है। जान रहा है शर्लॉक कि ये सब जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं, इसको कराने में काफ़ी टाइम लग सकता है और हो सकता है वहाँ जाते जाते इन लोग को देर हो जाए। लेकिन तब भी पुलिस जो है वो पूरा अपना सर्च वारंट वगैरह कलेक्ट करती है, तभी ये लोग उस घर में जाते हैं। लेकिन उस घर में पैर रखते ही शर्लॉक कहता है कि ये घर खाली है, हम लोग को आने में बहुत देर हो गई। वहीं ज़मीन पर काफ़ी गहरे कैरेज के निशान पड़े होते हैं। शर्लॉक कहता है कि देखो, काफ़ी सामान लाद के यहाँ से कोई घोड़ा गाड़ी अभी गई है। तो पूछता है वॉटसन कि तुम्हें कैसे पता कि वो सामान से लदी थी और बहुत भारी थी। तो शर्लॉक कहता है देखो, उस घोड़ा गाड़ी आने के निशान दरवाजे के अंदर भी आ रहे हैं, लेकिन तब वो निशान बहुत हल्के हैं। लेकिन जब वो गाड़ी इस घर से निकली है तो बहुत गहरे निशान है मिट्टी में। इसका मतलब उस पर काफ़ी सामान लादा गया था। ये लोग एक खिड़की के रास्ते उस घर के अंदर घुस तो जाते हैं, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं होता, बिल्कुल अंधेरा। और जैसा हैरल्ड ने बताया था, ये लोग हैरल्ड को भी लेने गए थे उसके घर पे, लेकिन मालूम पड़ता है कि हैरल्ड को वही जो विल्सन नाम का आदमी था जो हकला के बोलता था, वो पहले ही लेके जा चुका है। इससे शर्लॉक को ये भी शक हो जाता है कि बेचारे उस हैरल्ड का, उस ग्रीक इंटरप्रेटर का फिर से किडनैप हो चुका है और इस बार उसकी जान को ज़्यादा खतरा था, क्योंकि ज़रूर वो दोनों जो बदमाश थे वो जान चुके थे, लैटिमर और विल्सन, कि हैरल्ड ने सब कुछ बता दिया है पुलिस को। जब अंदर आते हैं शर्लॉक तो देखते हैं वहाँ कुछ भी नहीं है। इनको लगता है घर पूरा खाली है। हालांकि जो घर की सजावट थी वो बिल्कुल वैसी ही थी जैसे उस ग्रीक इंटरप्रेटर मेलास ने बताई थी। वहाँ गुदगुदे कालीन बिछे थे, जापानीज स्टाइल का सोफ़ा था और मध्यम प्रकाश की लाइट जल रही थी। लेकिन उस घर में शायद कोई भी नहीं था। ये सारे लौटने लगते हैं, तभी शर्लॉक को हल्की सी कराहने की आवाज़ आती है ऊपरी मंजिल से। सब लोग तेज़ी से ऊपर भागते हैं। शर्लॉक जब दरवाज़ा खोलते हैं तो अंदर से चारकोल की महक थी। शर्लॉक समझ जाते हैं कि यहाँ पर पॉइजनस गैस है। वो तेज़ी से उस जो चारकोल जल रहा था उस लैम्प को हटाते हैं, खिड़की दरवाजे खोलते हैं। वहाँ पर मेलास और वो लड़का जो था पॉल, वो कैद थे। पॉल पहले से ही इतना कमज़ोर हो चुका था कि जो जहरीली हवा में उसे कैद किया गया था, पॉल की ज़िंदगी ये लोग नहीं बचा पाते। उसके होंठ नीले पड़ चुके थे और वो मर गया था। मेलास को भी काफ़ी मारा पीटा गया था। मेलास बताता है कि जो वो दोनों थे, लैटिमर और कैंप विल्टन, वही हंसने वाला आदमी, वो सोफिया को लेके उस बग्घी से कहीं भाग गए हैं। सोफिया को ये लोग नहीं बचा पाते, ना ही पकड़ पाते हैं लैटिमर को और कैंप विल्सन को। लेकिन कुछ दिनों के बाद ही ये खबर आती है कि एक बग्घी में 2 अमेरिकन और एक ग्रीक लड़की थी और वो दोनों अमेरिकन ने एक दूसरे को चाकू मार दिया और उन दोनों की मौत हो गई। शायद उनके बीच में कोई झगड़ा हो गया था। लेकिन शर्लॉक कहते हैं कि इस बात का खुलासा तो तभी हो सकता है जब वो लड़की सोफिया उन्हें मिले। और शर्लॉक को पूरा भरोसा है कि सोफिया ने अपने भाई के खून का बदला उन लोग से ले लिया। वो भाई जिसको उन्होंने कैद कर लिया था, क्योंकि जिसका भाई था पॉल, वो सारी प्रॉपर्टी जो थी सोफिया की, उसका केयर टेकर था। सोफिया को लैटिमर ने फंसाया था अपने प्रेम के जाल में और उसे लेके आ गया था लंदन। यहाँ पर उसने उसे कैद कर लिया। उधर ग्रीक्स में इसके भाई को मालूम पड़ा कि उसकी बहन जो है वो गलत हाथों में चली गई है। इसीलिए वो बेचारा अपनी बहन को बचाने के लिए लंदन आता है, जहाँ वो लैटिमर के जाल में फंस जाता है। और अब ये लोग उसको कैद करके उसको फोर्स कर रहे थे कि वो सारी प्रॉपर्टी के पर साइन कर दे और वो सारी प्रॉपर्टी उन दोनों को मिल जाए। लेकिन पॉल एक बहुत ही दृढ़ निश्चयी लड़का था। उसने इतने कष्ट झेले, लेकिन उन प्रॉपर्टीज़ के कागज़ पे उसने मरते दम तक सिग्नेचर नहीं किए। इस तरह से उसने अपनी बहन की ज़िंदगी बचाई। अगर प्रॉपर्टी पे साइन हो जाते तो शायद उन लोग गलत तरीके से शादी करवा देते विल्सन की और सोफिया की, और फिर शायद वो प्रॉपर्टी सारी विल्सन को मिल जाती। इसीलिए जो पॉल था उसने अपने मरते दम तक उस पेपर्स पे साइन नहीं किए। कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है। बहुत ही मार्मिक कहानी थी भाई बहन के प्रेम की, जहाँ बहन शायद अपने मृत भाई की खून का बदला ले चुकी थी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें।
जुड़े रहें मेरे चैनल से, सुनते रहें दिलचस्प कहानियाँ। थैंक्स फॉर लिसनिंग, बाय फॉर नाउ।